के सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2018 का समाज कार्य का, यूजीसी नेट वालों का पेपर है ये। और मैंने इससे पहले जो है 90 क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप सभी को, ठीक है। यानी ये 90 क्वेश्चन वो हैं जो 51 से चले हैं, तो इनके बीच में कुल टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब मैं आ चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 91 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो अब आप ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन था? चिपको आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, बिरसा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। क्या मैं ज्वाइन कर लूँ एक बार अपने फ़ोन को भी? बताइए। जी सर। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट मुझे लीव लेना पड़ेगा। जवाब आ रहा है, कमेंट करिए एक बार आप लोग कृषक आंदोलन में। तो बिरसा आंदोलन के बारे में आप लोग बता रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बिरसा आंदोलन नहीं, अच्छा तेलंगाना आंदोलन, हाँ। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा कृषक आंदोलन जो है तेलंगाना आंदोलन है। एक बार आप लोग सब लोग सुन लीजिए। चिपको आंदोलन क्या है? ये 1973 में उत्तराखंड चमोली जिला में क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। क्लियर हुआ? उत्तराखंड के चमोली जिले में ये शुरुआत हुआ था। पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है ये। सुंदरलाल बहुगुणा वनों की कटाई, जो कटाई होती थी उसको रोकने के संबंध में इन्होंने किया था। अगर हम बात करें चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में, तो भी इनका नाम आ जाता है चिपको आंदोलन में। अगर हम बात करें बिश्नोई आंदोलन से ये था प्रेरित, कौन? चिपको आंदोलन। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के बारे में, आर्य समाज आंदोलन के बारे में, तो ये 10 अप्रैल 1975 में ये DSSB में एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था। इसे आप लोग ध्यान भी रखेंगे सभी लोग। और ये हिंदू सुधार आंदोलन था, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसमें एक बहुत ही फेमस नारा है, पुनः वेदों की ओर लौटो। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्य समाज से ही संबंधित है ये, ठीक है। अगर हम बात करें बिरसा आंदोलन के बारे में, तो बिरसा मुंडा आंदोलन आपने नाम सुना भी होगा। तो जो ये आंदोलन था, ये बेसिकली मुंडा एक जनजाति होती थी। झारखंड का एक छोटा नागपुर पठार है, आप सबको पता होगा, है ना। 1900 में आदिवासी के लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन पे आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। और उनको लगभग 2 वर्ष तक उनको दंड भी दिया जाता था। ये कंडीशन हुआ करती थी उस समय। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये था इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसके जो जनक थे उसका नाम था वीर सैनी। क्या नाम था? वीर सैनी। ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, वीर सैनी। और अगर हम बात करें तो इसके जनक के साथ साथ एक शब्द और याद रखना इसमें कि 1859 और 1881 के बीच में पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में भी इसे जाना गया है। पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है। तेलंगाना आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो तेलंगाना बधुआ श्रम आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था। ये 1946 में चलाया गया था। आंध्र प्रदेश के जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, उनका जो शोषण कर रहे थे व्यक्तियों का, जो जमींदार और साहूकार, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, तेलंगाना आंदोलन। तो समझ में आ गया होगा? बता दीजिए एक बार सभी लोग, आप लोग क्लियर हो गया यहाँ पर? जी सर। चलिए ठीक, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो है, यह एक आंदोलन जब तेलंगाना में आया क्षेत्र में, तो वो था 1969 का वर्ष, ठीक है। ध्यान रखिएगा तेलंगाना में, लेकिन स्टार्ट किया गया था 1946 में। इसे आप ध्यान रखिएगा। तब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। समझते चलिए और करते रहिए आप सभी लोग। एक प्रश्न आपके सामने फिर आया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाल्टर्स द्वारा प्रतिपादित जीवन अवधि विकासात्मक अभिगम का सिद्धांत नहीं है? जो नहीं होता है उस पर सर्कल करिए, या आप उसको रेखांकित करिए और फिर आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? क्या विकास जीवन पर्यंत चलता है? और दूसरा कहता है कि विकास के लाभ और हानि दोनों शामिल होता है। और थर्ड कहता है कि विकास के संसाधन में परिवर्तनशील आवंटन शामिल होता है। और 4 ऑप्शन कह रहा है आपका कि विकास का रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक नाम है वाल्टन, और वाल्टन के द्वारा जब जीवन अवधि विकासात्मक अभिगम का जो सिद्धांत दिया गया था, वो बेसिकली था जीवन विकास पर्यंत चलता है, यानी विकास जो है पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ये आपका सही हो जाएगा। और विकास का लाभ और हानि दोनों शामिल था इसमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जीवन अवधि के विकास में, तो ये भी विकास के संसाधनों में परिवर्तन शामिल था, लेकिन पूछा था नहीं, तो विकास का रूपांतरित नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न बहुत ही सरल था। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। लगभग यहाँ पे सभी का जवाब आया था। आकांक्षा, शक्ति और कंचन जी का, बालकृष्ण जी का, तनुजा जी का, हनी जी का, गरिमा जी का, जितेंद्र जी आपका क्वेश्चन गलत हो गया। प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन पे बात करें तो आपके सामने ये प्रश्न है, और प्रश्न बहुत ही सरल है, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं। पुअर लॉ दिया हुआ है, ठीक है भाई। पुअर लॉ 1601 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान का उल्लेख निर्धन को रखने के लिए कानून नहीं बनाया। अब देखो नहीं फिर आया, आजकल ये ट्रेंड चल गया है गरिमा मैडम, सी जवाब आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप बताइए जरा, कार्य गृह होगा, भिक्षा गृह होगा कि सेटलमेंट गृह होगा। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जरा बताइए। आकांक्षा जी का भी सी आ रहा है भाई, शक्ति का भी आ रहा है सी। अच्छा यहाँ पे थर्ड है क्या? ओके 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 ओके, एक है सुधार गृह, वेरी गुड, एक ऑप्शन आपके सामने है सुधार गृह, ठीक है। तो 1601 के अकॉर्डिंग आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए जो 1601 में गरीबी राहत अधिनियम आया था उसके बारे में। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर ये देखिए कह रहा है कि 1601 में प्रावधानों के अनुसार की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1601 का जो गरीबी राहत एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, एक्ट कब आया? 1601 में। इसी को जाना जाता है 43 एलिजाबेथन के नाम से भी, ठीक है। ये संसद के द्वारा एक अधिनियम जो है बनाया गया था इसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें 3 निर्धन के बारे में बात की गई थी सहायता देने के रूप में। एक था अक्षम निर्धों को, जो निर्धन थे उनको स्वैच्छिक भिक्षुक जो गृह है उसमें सामंजित किया जाए। और दूसरा जो था शारीरिक रूप से, ध्यान से सुनिएगा, 3 निर्धन थे। दूसरा जो था शारीरिक रूप से सक्षम निर्धनों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना था। तीसरा जो निर्धन था इसमें शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन और भगोड़े को सुधार गृह में दंडित करने को लेकर था। ये 3 निर्धनों के बारे में चर्चा की गई थी, इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जैसे अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, जो ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं सेटलमेंट हाउस के बारे में, यही करेक्ट जवाब दे रहे हैं सभी लोग। बालकृष्ण का भी जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली समझौता बस्ती आंदोलन, सेटलमेंट मोमेंट एक सुधारवादी आंदोलन था। ये 1601 में नहीं था। ये सामाजिक आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1880 के दशक में ये जब शुरू हुआ था तो यूके में शुरुआत किया गया था और यूएसए में 1920 के दशक माना जाता, हालांकि उसी समय उसने कॉपी भी कर लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग कि ये जो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप हुआ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर जेम्स एडम्स का नाम आता है। तो जेम्स एडम्स ने 1889 में, ध्यान से सुनिएगा, 1889 में जेम्स एडम्स ने शिकागो के गरीबों के लिए हल हाउस की स्थापना कर दी थी। बेसिकली मोटो इसका सेटलमेंट हाउस मोमेंट ही था। 1880 का ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो ये नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कार्य गृह हो जाएगा, भिक्षा गृह हो जाएगा, सुधार गृह हो जाएगा। और ये तीनों गृह के बारे में जो बात हो रही है, अक्षम निर्धन के बारे में आपको कार्य गृह, शारीरिक रूप से जो सक्षम निर्धन थे उसके लिए बेसिक जो कार्य, अगर हम बात करें शारीरिक रूप से जो सक्षम निर्धन थे उनके लिए कार्य गृह, और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अक्षम निर्धनों को स्वैच्छिक भिक्षुक गृह में सामंजित करना, ये था। और जो तीसरा था मैंने बताया आपका सुधार गृह, तो शारीरिक रूप से जो सक्षम निर्धन थे और जो भगोड़े लोग थे उनको सुधार गृह में स्थापित किया गया था। तो ये 3 गृह के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा कर लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि मानसिक क्रियाओं जैसे सीखना, ध्यान देना, स्मृति, भाषा, चिंतन, तर्कना और सृजनता में परिवर्तन या स्थिरता को कहते हैं क्या? बोलिए जरा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अच्छा प्रश्न है आपके सामने। भौतिक विकास, लगभग यहाँ पर गरिमा का जवाब आया बी की मनोसामाजिक विकास होगा सर, और सी दीपा जी का आ रहा है यानी संज्ञानात्मक विकास, और उसके बाद सी हनी जी का भी है। और भी लोग कमेंट करिए भाई। तनुजा जी का बी आ रहा है कि मनोसामाजिक विकास होना चाहिए, ओके ठीक है भाई। पंकज जी, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक क्रियाओं जैसे सीखना हो, ध्यान देने की बात हो, स्मृति की बात हो, भाषा की बात हो, चिंतन की बात हो, तर्कना की बात, तर्कना का मतलब आप रीजनिंग करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होगा। और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है आप सभी लोग जानते हैं, जीन पियाजे का है, ठीक है भाई, भली भांति तरीके से आप रूबरू हैं उससे। तो बेसिकली इस संज्ञानात्मक विकास में उसने शिशु, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में, अब्राहम मैस्लो क्या बोलता है, पहली जो होगी शारीरिक चीज़ों के बारे में बात कर, जहाँ पे शिशु और बच्चा शारीरिक विकास, मोटर कौशल का प्रगति और परिशोधन की बात करता हो, मस्तिष्क मांसपेशी की बात करता हो, तो वो आपका भौतिक संसाधन हो जाता है। मनोसामाजिक विकास की अगर हम बारे में बात करें तो ये बेसिकली इरिक्शन का है। इसमें 8 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया है। एक था शिशु अवस्था, जिसको बोला था विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा जो था उसका एक प्रकार से दूसरे का अगर हम बात करें तो बचपना अवस्था भी बोलते हैं इसको, स्वायत्तता बनाम या स्वर में भी बोलते हैं दूसरी अवस्था को। तीसरी को अगर हम बात करें पूर्व स्कूली अवस्था था, पहल बनाम अपराध था ये। चौथी जो अगर हम बात करते हैं तो ये स्कूल अवस्था था, जिसमें बोला गया उद्योग बनाम
हीनता के बारे में। पांचवा जो था आपका किशोर अवस्था था, जिसमें बताया गया कि पहचान बनाम भूमिका भ्रांति होगी। छठा जो बताया गया था युवा वयस्क बताया गया था, जिसमें अंतर्गता को लेकर अलगाव के बारे में चर्चा की गई थी। सातवां था मध्य युवा वयस्क था, जिसमें जन क्षमता और उसके ठहराव की बात कर रहा था। और आठवां जो था आपका वृद्धावस्था, जिसको वफादारी वर्सेस डिसअपियर के बारे में बात करता था, परिपक्वता वाली अवस्था थी। तो ये 8 अवस्थाओं के बारे में एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतों के पे चर्चा किया है। क्लियर हो गया इतनी बातें। अगर हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास में, तो ये आपको पता होगा जीन पियाजे के बारे में, इसने 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक बोला था सेंसरी मोटर, जो सेंसरी मोटर था वो 0 से लेकर 2 वर्ष था। और एक इसने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर 7 वर्ष था। एक बताया था कंक्रीट ऑपरेंट जो है ऑपरेंट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मूर्त परिचालन या मूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं हिंदी में, तो वो 7 से लेकर 11 वर्ष की थी। और उसके बाद बोला था अमूर्त परिचालन या अमूर्त जो है परिकल्पना या कह सकते हैं आप, ठीक है, ऐसी कंडीशन पर। तो बेसिकली जो ये आपका अमूर्त या अनौपचारिक परिचालन हो रहा है वो 12 से लेकर प्लस है। तो ये 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने बताया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संक्रियात्मक अवस्थाएं आप जोड़ते जाइए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 3 अवस्था ये हो गई, ऊपर की थी एक पहली अवस्था सेंसर मोटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के बारे में, तो सामाजिक संरचना क्या होता है? ये बेसिकली सामाजिक निर्माणवाद है, जहाँ पर ज्ञान का एक सिद्धांत है। ये बेसिकली ज्ञान का एक सिद्धांत है। तो 1966 में एक पुस्तक आई थी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और इसमें पीटर एंड बर्नन ने और थॉमस ब्लैक होल के द्वारा ये पुस्तक जो है पेश की गई थी। ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट करता हूँ। 1966 में एक पुस्तक आई थी 1966 में, द सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, नोट करिएगा, कंस्ट्रक्शनल ऑफ रियलिटी में, ठीक है, पुस्तक आई पीटर एल बर्गर के द्वारा और उनके साथी थे थॉमस लकमैन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें सामाजिक निर्माणवाद या कह सकते हो, या आप इसे सामाजिक रचना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3rd आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, ठीक है। दीपा जी क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कंफर्म करिए, समझ में आ रहा सभी को? जी सर। चलो बहुत बढ़िया है। और क्या था? थॉमस लकमैन, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को भाई ना? चलो, केवल दीपा जी को ही आ रहा है क्या समझ में? जी सर। हाँ फिर ठीक है। एक प्रश्न और देखिए, निम्नलिखित में से संस्था की विशेषता बताइए जरा। संस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती? जब तक विशेषताएं नहीं पता होगी तो कैसे कर पाएंगे आप सभी लोग? ये पता होना चाहिए आप सभी को। सामाजिक, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उसकी संस्था की विशेषता के बारे में आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए कि जो सामाजिक संरचना है, अगर हम बात करते हैं सामाजिक संरचना में, तो प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्देश्य और लक्ष्य बनाए जाते हैं और विशेषताएं बनाई जाती हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कुछ संस्था की विशेषता बताई गई। प्रीति मैडम, बालकृष्ण, पंकज जी, दीपा जी, वैशाली मैडम, तनुजा, सभी का ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आ रहा है सभी लोगों का। चलो ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को बता भी देता हूँ कौन कौन सी भी इसकी विशेषताएं होती हैं। तो एक धारणा होती है जी, धारणा एक होगी, यह आपका करेक्ट जवाब होगा, एक ये विशेषता होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो संस्था का जो संपूर्ण संस्कृति व्यवस्था होती है, वो एक इकाई के रूप में जब आप कार्य करते हैं तो भी एक प्रकार की वो आपकी विशेषता हो जाएगी, उसकी एक इकाई के रूप में काम करती है संस्था बहुत से निश्चित प्रक्रियाओं पर काम करता है, निश्चित चाहे वो लिखित हो या अलिखित रूप में हो, उसमें भी काम करती है। एक उसमें निश्चित नियम होता है, संस्था का एक प्रतीक होता है, मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, बताया था प्रतीक, याद आ रहा है किसी को? प्रतीक भी होता है, ठीक है, और स्वीकृति और अधिकार भी होता है। संस्था में तुलनात्मक रूप से संस्था जो होती है, तुलनात्मक रूप में अगर बात करें तो वो अस्थायी होती है संस्था, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात बताऊँ तो कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होना, निश्चित उद्देश्य होता है, गलत हो गया ये, अस्थायी नहीं अस्थायी होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। कोई प्रतीक नहीं, प्रतीक होता है लेकिन कोई प्रतीक नहीं लिखा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट है। यहाँ पर सामूहिक और समूह क्रियाकलाप, सभी का सही जवाब आया है। यहाँ पर किसी भी बच्चे का इस प्रश्न का गलत जवाब नहीं आया, यानी सभी को मिलते हैं 2 नंबर, ठीक है। हर एक प्रश्न का 2 नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप लोगों से इस्माइल दुर्खिम के बारे में, बहुत ही फेमस पर्सन, थोड़ा सा आज मैंने जिक्र किया था समाज में, लेकिन इसके बारे में भी और बताना है मुझे, मैं कल MPPSC की जब क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा। तो दुर्खिम बताइए जरा कि दुर्खिम के विसामान्यता का सिद्धांत का आधार क्या था?
बताइए, कंफर्म करिए मुझे। आकांक्षा बी, डी आ रहा है, अच्छा ठीक है। पश्चगमन, ओके कोई बात नहीं, चलो चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं दुर्खिम के विसमानता का सिद्धांत का आधार पे, तो आप सभी लोगों को पता होगा, सभी लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, व्यक्तित्व और उसके कृतित्व, जो उसका वर्क है, व्यक्तित्व का जो कार्य है, उसके बारे में बेसिकली इस्माइल दुर्खिम का स्टेटमेंट आता है। तो ऐसी कंडीशन पे जब उसका स्टेटमेंट आता है तो वो बोलता है अप्रतिमानशीलता या अप्रतिमानता बोलता है। ऐसी कंडीशन पर ध्यान रखिएगा, जो अप्रतिमानता होता है, अगर आप इसकी इंग्लिश देखेंगे तो आपको मिलेगा एनोमी। क्या मिलेगा? एनोमी। और अब आपको याद आ रहा होगा एनोमी, अगर किसी को याद आ गया हो तो ठीक है, नहीं याद आया तो ध्यान से सुन लीजिए इस प्रश्न को दोबारा से, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये एनोमी, ध्यान रखिएगा, ये जो कर्मकांड नहीं है आपका, ना ही अनुसारिता है, ना ही पश्चगमन है। जो एनोमी की बात मैं किया हूं आप लोगों से, इसी की हिंदी है अप्रतिमानहीनता। ठीक है, सन 1800 अगर हम 93 की बात करें इस्माइल दुर्खिम की, 1893 में इसने श्रम विभाजन के बारे में बात किया था। ध्यान रखिएगा, श्रम विभाजन बेसिकली सामाजिक दृढ़ता और प्रकारवाद का विश्लेषण करने पर था। ये आप ध्यान रखिएगा, श्रम विभाजन। 1895 के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसने आत्महत्या के बारे में बात किया था। मैंने आप लोगों से आज प्रश्न भी किया था, मैंने कहा था आत्महत्या के बारे में जरा मुझे कमेंट करिए, और किसी को कमेंट नहीं आया, कमेंट तो करते नहीं आप लोग। तो आत्महत्या के बारे में ये बेसिकली जो है, अगर कोई बात करता है इस्माइल दुर्खिम करता है 1897 में। और अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद 1912 में, तो 1912 में धार्मिक जीवन को लेकर इसने प्रारंभिक स्वरूप दिया था धर्म और ज्ञान मीमांसा के बारे में। 1912 में, याद रखिएगा 1912 में किन चीज़ों पर बात किया था? धर्म और ज्ञान मीमांसा के बारे में। साथ ही साथ बोला था अप्रतिमानता के बारे में भी, यानी इनोमी के बारे में भी बोला था। तो 3-4 शब्द हैं, ज्ञान मीमांसा, अप्रतिमानता और धर्म। 1912 में धार्मिक जीवन को प्रारंभिक स्वरूप देते समय ये इस्माइल दुर्खिम ने विसमानता का सिद्धांत के आधार पर बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई जी, आकांक्षा जी का जवाब आया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये बहुत बच्चों का जवाब आया भाई, क्या बात है। प्रियंका, दीपा, जितेंद्र, ये है क्या इसका? नहीं सर, एनोमी नहीं, समझ नहीं आया था। काफी बच्चों का ये आया भाई, की वजह से नहीं समझ तो में आया। ऐसे करोगे तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, कहीं मैं तो नहीं चल रहा हूँ ऐसे में। नहीं सर, हाँ एनोमी सही है, हाँ ठीक है। जब आपने इंग्लिश बताया तब याद आया। चलो बहुत अच्छी बात है फिर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, चिंतन, अनुभूति और क्रियाओं के बारे में चेतना की मात्रा को क्या कहते हैं? अच्छे से करिएगा प्रश्न को, ये समझिए कि एग्जाम में बैठे ये प्रश्न रिपीट हो गया, ऐसा सोचिए और जवाब दीजिए सही से। आकांक्षा का सी आ गया भाई, दीपा का ए आया है, बालकृष्ण जी सी, ओके, पंकज जी का ए आया, कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अगर हम बात करें, अच्छा ऑप्शन नंबर ए काफी, हाँ आत्मचेतना लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको, मैंने कई बार आप सबको बताया भी हूँ इन सबकी सारी चीज़ों के बारे में। आत्मचेतना क्या है, आत्म जागरूकता क्या है, स्वाभिमान क्या है, आत्मविश्वास क्या है, मैंने कई बार बोला, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जो आत्म जागरूकता होती है, आत्म जागरूकता में लक्षण जो होते हैं व्यवहार और भावनाओं के सहित स्वयं के विभिन्न पहलुओं को अवगत कराने को लेकर शामिल करता, मतलब उससे अवगत होता है स्वयं से। तो व्यवहार और भावनाओं के सहित जब स्वयं में आप विभिन्न पहलुओं में जब अवगत होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आत्मचेतना, उसे हम बोलते हैं आत्म जागरूकता। तो स्वयं को ध्यान केंद्रित करने की क्रियाविधि जो होती है वो आत्मचेतना होती है। तो चेतन, अनुभूति और क्रिया के बारे में चेतना की जो मात्रा होती है वो बेसिकली आत्मचेतना ही होती है। और अगर हम बात करें स्वाभिमान का, तो स्वाभिमान का मतलब होता है आत्मसम्मान। और जब आपके पास स्वस्थ, मान लीजिए कोई स्वस्थ या आत्मसम्मान होता है, या आपका कोई मतलब मान लीजिए आपका जो स्वाभिमान होता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जैसे अगर कोई आपकी तारीफ़ कर दे तो आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, तो खुद को दूसरे के सम्मान के योग्य मानने लगते हैं आप। तो वो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान है ना। तो ना कि आपका यहाँ पे चिंतन और अनुभूति होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर हम बात करें आत्मसम्मान का, तो आत्मसम्मान को अपने आप को सम्मान में रखना या विश्वास करने के रूप में परिभाषित करना, या आप ये कह लीजिए कि अच्छे व्यवहार के योग्य
अगर है तो वो स्वाभिमान रखने के लिए दूसरे की गरिमा को या उसके मूल्यों के साथ देखने के साथ व्यवहारों में जो मदद मिलती है वो बेसिकली आत्मसम्मान हो जाएगा। तो सिंपल शब्द है कि अपने आप को सम्मान में रखना या अपने या विश्वास करने के रूप में परिभाषित करना, तो वो बेसिकली आत्मसम्मान हो जाता है। आत्मविश्वास की बात करें तो आत्मविश्वास का होना स्वयं पर भरोसा होना। सिंपल शब्द में आप जब खुद पर यानी खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपने कौशल और अपने क्षमताओं के बारे में एक दृष्टिकोण देने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आत्मविश्वास कहलाता है। तो अपने जीवन को नियंत्रित की भावना की बात करते तो भी वो आत्मविश्वास कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ए फॉर अमेरिका, और यहाँ पर सही जवाब आया है रूपम जी का, पवन जी का, जितेंद्र जी का, बहुत बच्चों का ए जवाब आया। काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया आत्मसम्मान, यहाँ पर गलत होगा, ये थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, ए वाला आपका सही जवाब होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे दोबारा आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और आपके सामने ये प्रश्न आ गया। प्रश्न का पैटर्न, अगर किसी को हिंदी समझ नहीं आएगी तो इंग्लिश बताएंगे तो मैं आपको इंग्लिश भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। और ये प्रश्न है आपके सामने, ज़रा मुझे बताइए कि पहलू सामुदायिक संगठन के मामले में सही है। तो सही चीज़ बतानी। देखो, सामुदायिक संगठन के मामले में तो आप सबको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक क्रियाएं होनी चाहिए, सही होगा। अगर हम बात करें तो स्वैच्छिक सहयोग भी होना चाहिए सामुदायिक संगठन में, ये भी सही होगा। स्वयं सहायता होनी चाहिए, ये भी सही होगा। और नेतृत्व का विकास, ये भी सही होगा। शैक्षणिक पहलू, ये भी, अच्छा ये सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन कहाँ है इसका? एक मिनट, चलो अच्छा एक मिनट, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे सारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ना, तो मैं एक बार क्या मिनिमाइज कर, थोड़ा सा छोटा कर दूँ इसको। जी सर। ओके ओके, हाँ एक मिनट थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिए बस। देखिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं इसको क्या करूँ, सीधा ऑप्शन पर मत जाइए आप लोग, है ना। मैं बता देता हूँ, ऐसे भी आप उसे ध्यान रखिए वरना दिखेगा भी नहीं आप लोगों को। तो आपको मैं बता दूँ कि सामुदायिक संगठन के जो होता है ना, ये जो दिए हुए 5 शब्द दिए गए, पांचों के पांचों शब्द बेसिकली सामुदायिक संगठन में जो है लाए जाते हैं। ये सारे के सारे सही जवाब हैं। अब जिस ऑप्शन में 1 से लेकर 5 लिखे होंगे, ठीक है, या उपरोक्त तो सभी लिखे होंगे, वो सही होंगे। तो उपरोक्त तो सभी कहीं नहीं लिखा हुआ है। थर्ड वाला देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, यही सही हो गया, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो नहीं पूछा है ना? कहाँ नहीं है यार, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? सही है पूछा सर। हाँ है सही, नहीं, हाँ अच्छा, नहीं सही है। सही सर, वो इसमें, बहुत छोटा था हाँ ना, इसलिए। ओके। चलो कोई बात नहीं। जूम कर लो। हाँ तो ये हाँ थोड़ा सा आप लोग अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए और जूम कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम सभी लोग। इसमें मुझे ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मैं करवा रहा हूँ इस समय ना, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। और आपके सामने प्रश्न ये है, प्रश्न कह रहा है कि अहम के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब ऑप्शन 4 भी दिख जाएगा आपको। क्या दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है? एक बार कंफर्म कर, चलो ठीक है। अब मुझे जरा बताइए कि अहम के बारे में बात करना। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिगमंड फ्रायड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इद ईगो सुपर ईगो के बारे में बात किया है। इद ईगो सुपर ईगो के बारे में सिगमंड फ्रायड ने बात किया है। सिगमंड फ्रायड ने जो इद को बोला है, इद को जानते हो क्या बोलता है? इद को कहता है कि ये जन्मजात होता है। इद को बोलता है कि ये सुख का सिद्धांत पे आधारित होता है। इद को बोलता है कि शुभ और अशुभ में भेद करने में ये अक्षम है। क्या है? अक्षम है। तो एक चीज़ तो ये मानसिक शक्तियों की संचालित करता है। मानसिक शक्तियों को संचालित कौन करता है? ईद। ये बात किसने बताया है? सिगमंड फ्रायड। फ्रायड का मानना है कि ये जो ईद है इसका भग्नाशय, इसका कहना भग्नाशय है। ये क्या है? भग्नाशय है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भग्नाशा शब्द किससे रिलेट करता है, तो ईद से रिलेट करता है। ये बेसिकली अचेतन मन के मूल प्रवृत्तियों पर नैसर्गिक इच्छा होती है। नैसर्गिक इच्छा आप भली भांति तरीके से जानते हैं, मैंने कई बार बोला है नैसर्गिक, सिगमंड फ्रायड की। तो नैसर्गिक इच्छा अचेतन मन में मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करता है। तो ये आपका यहाँ पर ईद होगा। अब ईद के बारे में दिया ही नहीं है, दिया है ईगो के बारे में। अब ईगो के बारे में जानिए। एक होता है ईगो और एक होता है ईगो साइकोलॉजी, यानी ईगो मनोविज्ञान। ठीक है भाई, अगर हम ईगो मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो सिगमंड फ्रायड की एक बेटी थी, उनका नाम था एन्ना फ्रायड। इनका है ये ध्यान रखेगा सिद्धांत। तो हम ईगो के बारे में बात करेंगे। ईगो बेसिकली क्या होता है? चेतना होती है, एक इच्छा शक्ति, बुद्धि, तर्क होता है, जिसमें हम अहम आत्मसात वास्तविकता की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं? वास्तविकता की बात करते हैं।
पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं में विभेद करने की बात करते हैं। वास्तविकता का सिद्धांत, देखो ये वास्तविकता का सिद्धांत है। अभी मैंने ऊपर बताया था सुख का सिद्धांत, ईद जो है सुख का सिद्धांत है, ये वास्तविकता का सिद्धांत है, याद रखिएगा। चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि और तर्क होता है, ये भी ध्यान रखना होगा आप सबको। अहम आत्मसात करने की बात भी यही करता है। अगर हम बात करें अहम का, जो अहम व्यक्तित्व का कार्यवाहक माना जाता है। अहम जो है वो क्या मानते हैं, व्यक्तित्व का कार्यवाहक मानते हैं, ठीक है। ईद जो है सुपर ईगो, ईद और सुपर ईगो के दोनों के मध्य जो समन्वय की बात करता है, ईद को और ईगो को दोनों को कोऑर्डिनेट करने की बात करता है, तो वो करता है ईद और सुपर ईगो को। ईगो, ध्यान रखिएगा, वो कौन करता है, ईगो करता है, ईद को भी और सुपर ईगो को भी। और अगर हम बात करें तो ईद पर अंकुश रखता है, अंकुश कौन रखता है, ये ईगो रखता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। अब प्रश्न देखिए, मूल प्रवृत्ति में पर्यावरण के बीच मध्यस्थता करता है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, मूल प्रवृत्ति को करता है, क्योंकि चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि, तर्क वगैरह इन्वॉल्व है इसमें, तो ये आपका करेक्ट होगा। कथन सही बताना है, ठीक है प्रवीण। चेतना को नियंत्रित करता है, चेतना को नियंत्रित और सेंसर का प्रयोग, देखो भाई ये प्रश्न गलत, ये प्रश्न नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत, सेकंड वाला यही गलत कर दिया। सेंसर का प्रयोग, सेंसर का प्रयोग नहीं, सेंसर का प्रयोग होता है ईद में, ये गलत हो गया। व्यक्तित्व के न्यायिक शाखा के रूप में कार्य करना, व्यक्तित्व, अभी मैंने आपको बोला भी था कि अहम व्यक्तित्व का कार्यवाहक होता है। अहम क्या होता है, व्यक्तित्व का कार्यवाहक होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविकता का सिद्धांत होता है, मैंने बताया, याद है किसी को, बोलिए हाँ या ना, होना चाहिए याद, ये वास्तविकता का सिद्धांत। हाँ, और ईद की अगर बात करते हैं तो ये किसका सिद्धांत है, सुख का सिद्धांत है, ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सुपर ईगो के बारे में बता देता हूँ। सुपर ईगो के बारे में भी 2-4 लाइन याद रखिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये नैतिकता होता है, यहाँ पर ये जो होता है आदर्शवाद का सिद्धांत होता है। ये किसका सिद्धांत होता है, आदर्शवाद का सिद्धांत होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं समाज के द्वारा जो अधिकृत और स्वीकृत नैतिक सूत्रों के अनुसार जो कार्य करता है, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ठीक है, ये क्रियाविधि जो होती है ये सुपर ईगो में होता है। किस में होता है, सुपर ईगो में होता है, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ, यानी 1, 3, 4 जहां पर होगा सही होगा। किसी में नहीं है क्या 1, 3, 4? दो तो सभी में ये सभी में है। एक मिनट, ये माना है सर, इसका आंसर सर 2 सही होगा, 1 गलत होगा। 2 सही होगा, एक मिनट, हाँ जी जो बताइए। चेतना को नियंत्रित करता है, सेंसर का प्रयोग करता है, तो जो चेतना, अच्छा, ओके 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 ओके, वेरी वेरी गुड, सही, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। एक मिनट में होल्ड रखिए, मैं समझ गया, सही है। यहाँ पर जो होगा चेतना को नियंत्रित करता है, राइट जवाब है भाई, मेरा दिमाग ही पता नहीं कहाँ है मेरा। ये चेतना को नियंत्रित करता है और सेंसर का प्रयोग करता है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर न्यायिक शाखा के रूप में कार्य नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 सही होंगे भाई, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए ही सही है भाई। क्या एनटीएन क्या माना है इसका, ए नंबर ही माना है, यही सही है, यही सही है, यही सही है, ठीक है, यही सही है, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। सर न्यायिक शाखा के रूप में कौन सा वाला काम करता है? न्यायिक शाखा के रूप में सुपर ईगो आएगा, सुपर ईगो आएगा, ईद नहीं आएगा, ईद नहीं आएगा, ना ही ईगो आएगा, सुपर ईगो आएगा। क्योंकि जो न्यायिक होता है वो आदर्शात्मकता की बात करता है, स्वीकृति की बात करता है, नैतिक सूत्रों के अनुसार बात करता है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, सामाजिकता के में रहना, पूर्णता की खोज करना, ये न्यायिक के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, बताइए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, बताइए बालकृष्ण जी, प्रश्न दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ बताइए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अंगीकृत की गई सतत विकास के लिए 2030 का कार्यसूची के लिए कार्य योजना, अच्छा प्रश्न है, और इसका जवाब बताइए, बताइए। देखो एक मिनट, देखिए यहाँ पे सतत विकास की अगर हम बात कर रहे हैं 2030 की सूची में, तो श्वेता का आ रहा जवाब भाई, म्यूट हो जाइए, कोई अनम्यूट है भाई, कौन है, म्यूट हो जाइए, हाँ चलिए बताइए जरा।
प्रश्न आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई, नहीं बताओगे तो मजा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी तो दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग डी मार रहे हो पता नहीं कहाँ से। कॉपी तो नहीं कर रहे हो क्या आप सभी लोग? बोल भी नहीं रहे हो। हमारे पास पेपर का प्रिंट आउट है हमारे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, ठीक है, प्रिंट आउट है तो ठीक है, कॉपी वगैरह मत करना। यहाँ पर देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कि सतत विकास का जो 2030 के अगर हम बारे में बात करें तो इसका करेक्ट जवाब देखिए। पहले तो एक चीज़ याद रखिए आप सभी लोग, सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 से लेकर 2030 तक चला है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, 17 गोल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एसडीजी यूएसए के द्वारा 2015 में गरीबी को समाप्त करना, ठीक है, गृह की रक्षा करना और या सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक कार्यों के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। तो ऐसे में 2030 तक के सभी लोगों में शांति और समृद्धि का आनंद ले सके, इस तरीके की क्रियाविधि की गई थी। तो छठवें संस्करण 120वें स्थान पर था। लेकिन भारत अगर जो है सॉरी इस समय अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य में, तो कौन सा स्थान है पता है किसी को? भारत का कौन सा स्थान है इस समय? 120वां या 117वां? 120। 17 था पहले। 117 पहले था, 117 पहले था, 120 हो गया है इसका, ठीक है। अभी 120। हाँ 120वां स्थान है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्थान पे 169 इसके विशिष्ट लक्ष्य थे और इसमें बात की गई थी जनता को गृह को लेकर और उसके बाद बात किया गया था समृद्धि को लेकर, प्रगति को लेकर बात नहीं किया। मैंने एक शब्द बोला, ध्यान सुनिए मेरी बात को, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य का जो गोल था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में गरीबी समाप्त करना, गृह को रक्षा करना और निश्चित करने के लिए सार्वभौमिक तरीके के रूप में अपनाना उसे और अपनाकर उसे 2030 तक सभी लोगों में शांति और समृद्धि का आनंद जैसी प्रतिक्रिया को जाहिर करना, ये लक्ष्य बताया गया था। यही आपका सही हो जाएगा, जनता, गृह और समृद्धि। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है यहाँ पर, 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी। अब सोहन सर गलत हो गया आपका, यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा ना, ए पहला और दूसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है। समझ सभी को आ रहा है भाई ना? एक बार कंफर्म भी कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा आप पूछते भी रहिए साथ साथ। अगर हम बात करते हैं व्यक्ति, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देता, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अब ध्यान से दिख रहा, देखिए आप सभी लोग, केस कार्य की मान्यता निम्नलिखित में से कौन सी सही है? पहले एक बार ध्यान से पढ़िएगा, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, ठीक है भाई। तो जरा मुझे आप सब लोग बताइए सभी लोग कि व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित और संपूरक है। केस कार्य की मान्यता के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। जो केस कार्य है, जो इंडिविजुअल वर्क होता है, उसकी मान्यता समाज में अन्योन्याश्रित और संपूरक होता है। बोलिए। सही है सर। अन्योन्याश्रित होता है और संपूरक भी होता है, करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, ये सही होगा। अगर मानव के व्यवहार और उसकी अभिवृत्ति को विभिन्न प्राचालनगत कारक प्रभावित करता है, जो मानव का व्यवहार है, उसकी जो एटीट्यूड है, उसके विभिन्न प्राचालनगत से वह प्रभावित भी होता है व्यक्ति केस कार्य की मान्यता में। यस, हाँ सही होगा। सही है सर। समस्याएं जो होगी मनोवैज्ञानिक और अंतःवैयक्तिक प्रकृति की होती है। क्या व्यक्तिक केस कार्य में होता? बिल्कुल सही, यस। कि सोशल केस वर्क व्यक्ति को समस्याएं सुलझाने तथा ऊर्जा और क्षमताओं का सकारात्मक तरीके से मार्ग देने की विधि है। मतलब मार्ग देने की विधि, समस्या को सुलझाने के लिए ऊर्जा और क्षमताओं को सकारात्मक तरीके से अग्रसर करने के लिए ये कई कार्य की मान्यता होगी, सही है। सोशल केस वर्क में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करता है और प्रत्येक जरूरतमंद और समस्याग्रस्त व्यक्ति तक पहुंचाता है। क्या सही है? बोलिए। हाँ सही है, ये भी सही है। ऑप्शन आपको अगर हम बोले यहाँ पर तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन में कहाँ पर है ये? 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। ऐसे आपको करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें ऐसे जवाब देना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगर जो हिंदी समझ नहीं आएगी, आप इंग्लिश कहेंगे तो मैं आपको इंग्लिश भी दिखा दूंगा, ठीक है, इंग्लिश भी दिखा दूंगा अगर हिंदी समझ नहीं आएगी तो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट हैं, कार्यस्थल पर व्यवहार के मानव संबंध अभिगम। देखो मानव संबंध का अभिगम पूछा हुआ है, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट अप्रोच पूछा हुआ है। आपने नाम सुना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के, और उनका नाम था एल्टन मेयो। क्या नाम था उनका, लिख लीजिए कॉपी पर, एल्टन मेयो। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बेसिकली ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या की गई थी, विकास की गई थी, डेवलप की गई थी। वहीं से लाया गया है मानव संबंध का अभिगम, उन्हीं का ही है ये। ठीक है, और ये बेसिकली मानव आवश्यकताओं के अध्ययन की बात करता था, उसके काम को लेकर बात करता था, उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करता था ये, अनौपचारिक समूहों पर बात करता था ये, कर्मचारी ना केवल वित्तीय की बात करता था जहाँ से इनाम से प्रेरित होते थे, बल्कि वो सामाजिक कर्मकारों को लेकर बात करता था, सामाजिक कारकों को लेकर बात, जैसे प्रशंसा हो जाए, ठीक है, अपनेपन की भावना हो जाए, उपलब्धि की भावना हो जाए, किसी के काम में अगर गर्व की बात हो, महसूस हो, जिसने कहते भाई मुझे गर्व है आप पर, तो ये वाली क्रियाविधि भी बेसिकली ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट अप्रोच में काम ली गई थी, ये भी काम लिया गया था। और औद्योगिक व्यक्ति की तर्कना पर भी बात करता था ये। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर ये बात करता था मानव संबंध का जो अभिगम था। अब इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होना चाहिए, तो आप लोग जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब। अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो उन अभिगमों के विपरीत जहां पे भौतिक अर्थों के कर्मकारों के व्यवहार की व्याख्या किया जाए और वैयक्तिक और अति तर्कनापूर्ण पर बल दिया जाए, तो ये सही जवाब है। ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया है। उद्योग के अनौपचारिक समूह, देखो ये औपचारिक समूहों पर बात करता था, ठीक है, क्योंकि मानव की आवश्यकता के अध्ययन जहाँ पे काम के सामाजिक और मनोसामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात होती है, तो औपचारिक समूह के रूप में महत्व दिया जाता है, अनौपचारिक में नहीं, गलत हो गया ये। अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड वाले के बारे में कि सामाजिक प्रणाली के रूप में फैक्ट्री को लेकर सामाजिक व्यक्ति के रूप में कामगार का प्रारूप जो है प्रारंभ करना, ये भी गलत जवाब है। प्रारूप वगैरह ऐसा कोई इसका काम ही नहीं है। ठीक है, सो अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में, अप्रोच के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा इसके। या जो है बेसिकली औद्योगिक व्यक्ति के तर्कना परक और मनुष्य जो आर्थिक मनुष्य मानता है, तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों का जवाब देखूंगा। श्वेता का आया है सी भाई, दीपा जी का भी आया है सी, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, यहाँ पर पहला और चौथा सही जवाब है। ठीक है हनी जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मानव आवश्यकताओं के अध्ययन करता है। और हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल्टन मियो, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिया था। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ये मैनेजमेंट के रूप में काम करने में बहुत ज़्यादा हमें सहायता मिलती है इस थ्योरी से। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन है, तो अब ये प्रश्न बहुत सरल है, आप लोग भलीभांति तरीके से जानते होंगे जन आंदोलन के बारे में, है ना। बताइए, पहला है कि आपसे पूछा है पहला कि सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, आपने नाम सुना है, शांति घाटी का नाम सुना, शांति घाटी आंदोलन, बताइए। हाँ वही ये है जो सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ये वही है शांत घाटी। और ये शांत घाटी आंदोलन जो है 1973 वाला ना, हाँ 1973 वाला, एक ही तो है, और कौन, और भी कोई है क्या, एक ही है 1973 वाला ये। ठीक है, 1973 में ये स्टार्ट किया गया था और ये जो इसको समाप्त किया गया था ये 1980 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसे समाप्त कर दिया गया था। ये केरल का एक वो थी, नदी का नाम था कुंती पूंज नदी थी, जहाँ से झंडा वाला लगाना लास्ट में, कुंती पूंज, ठीक नदी थी। उस पे ये जो है आदिवासियों के द्वारा जो है विद्युत बांध के निर्माण को लेकर उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली इसका नारा था शांत घाटी बचाओ, शांत घाटी बचाओ इसका नारा था। ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ये बेसिकली जो है 18 कभी कभी आपको अगर आप देखेंगे बुकों वगैरह में थोड़ा सा ईयर को लेकर ज़्यादा वो हो रखा है, मतभेद हो रखा है। तो किसी में 1979 मिल जाता है, तो किसी में 1989 मिल जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, बेसिकली आप लोग ध्यान रखेंगे 89 वाला। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो नेतृत्वकर्ता थे ये बाबा आमटे और मेघा पाटकर और अरुंधति रॉय थे। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात
थोड़ा सा समझिएगा। मध्य प्रदेश और गुजरात, तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, जल भराव के लिए बांध बना दिए ये लोग। तो जब जल भराव के लिए ये बांध बना रहे थे तो जल यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, कहाँ तक, गुजरात तक। तो जल का अभाव था गुजरात में, ठीक है, जल का अभाव था, तो इसके लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो नर्मदा नदी पर ये जो बन रहा था बांध, उसको लेकर इस पे आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर। मेघा पाटेकर बेसिकली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, उसी को ही आप लोग क्या करना, सुमिलित करना, मेघा पाटेकर का नाम, ठीक है। बाबा आमटे भी आते हैं, अरुंधति रॉय भी आते हैं, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना आप सभी लोग। अच्छा, अभी और भी है ऑप्शन। अगर हम थर्ड की बात करें, राष्ट्रीय महिला सम्मान अभियान के बारे में, तो जो राष्ट्रीय महिला सम्मान अभियान है, आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा को समाप्त करना, ठीक है। इसके लिए स्थापना किया गया था महिला अधिकार कार्यकर्ता मानसी प्रधान, एक नाम है, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, इसका महिला का नाम, महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, उसका नाम था मानसी प्रधान। इसने 2009 में राष्ट्रीय महिला सम्मान अभियान क्या किया, स्थापना की थी इसने, ध्यान रखिएगा। आंदोलन 2012 में, हालांकि आप जानते हैं 2012 में दिल्ली के जो सामूहिक बलात्कार हुआ था, जो घटना हुई थी, ठीक है, उससे एक प्रकार से आप ये सोचते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, लेकिन जो था हिंसा के परिप्रेक्ष्य में ये भी था, महिलाओं के जो खिलाफ हिंसा हो रहा था उसको समाप्त करने का परिप्रेक्ष्य में मोटो गोल जो था सिमिलर यही था उसका, ठीक है, गोल यही था। निर्भया आंदोलन, आप सभी को पता होगा निर्भया आंदोलन के बारे में, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की जो खबरें आती हैं, या आप समझ लो कि जो हिंसा के प्रति उदासीन जो क्रियाविधि होती है उसको समाप्त करने को लेकर महिलाओं का, मतलब सिमिलर वही है, बशर्ते आप यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिए कि ये 2012, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, 17 सितंबर 2012 की सुबह जब भारत के दक्षिण पश्चिम दिल्ली में, आपको अच्छे तरीके से पता है, एक चलती बस में एक 23 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। ये बहुत चर्चित में रहा और उसकी वजह से ये आंदोलन जो है निर्भया आंदोलन आया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा आप लोग, कब आया था, 2012 में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी। तो यहाँ पे पूछा था जन आंदोलन, तो ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे हैं भाई। वैशाली मैडम, रूपम मैडम, बताइए जरा इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। जितेंद्र सर, ऑप्शन बताइए, फटाफट करिए कमेंट, क्या कर चुके हैं आप सभी लोग, कमेंट बताइए। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हनी जी का ए आया है भाई, ए तो 1 2 3 4 होगा, हाँ सभी का लगभग ए आया है, ठीक है। ए वहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, चारों के चारों यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारत के संविधान के अधीन जो है भारत के नागरिकों के लिए निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से विहित किए गए हैं। अच्छा प्रश्न है, और आप लोग ज़रा मुझे बताएं इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में अगर बात करता हूं मैं, 1976 में तो सरकार के द्वारा जो गठित किया गया था स्वर्ण सिंह समिति, जो पारित की गई थी, जो सिफारिश पे लाया गया था, 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था उसमें कुछ मूल कर्तव्यों को लेकर। तो जैसे कि पहले मूल कर्तव्य कुल कितने थे, 10 थे, अब कितने हो गए, 11 हो गए हैं, 11 हो गए, आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं पता। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें प्रत्येक माता पिता और अभिभावक को सुनिश्चित करने के लिए उनके कर्तव्यों को सौंपा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रोवाइड करना है, हमें ये बात बोली गई थी, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक मनोदशाओं का विकास करना, ये सही हो जाएगा आपका। और फिर कहता है कि भारत के समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। देखो कुल टोटल 11 हैं, कुल टोटल कितने हैं, 11 हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि आय की विषमता का न्यूनतम, देखो आय वगैरह के बारे में आप लोगों को कभी मैंने पढ़ा, मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को, ये गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें देश की रक्षा करना, तो ये है आपका, है ना, तो ये पहला ही है, देश की रक्षा करना, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर 1 2 4 जहाँ पे होगा वही सही होगा। तो बी आला है, बालकृष्ण जी का बी आया है, रूपम जी का बी आया है, पवन जी का बी आया है, जितेंद्र जी का बी आया है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एचबी ट्रैकर के बारे में। एचबी ट्रैकर महोदय प्रतिपादित किया है सामाजिक समूह कार्य के कौशलों को निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क की एक किताब आई थी
HB ट्रेकर का ग्रुप वर्क में बहुत फेमस था। इसने बोला था नियोजित गठन का सिद्धांत होगा पहला, दूसरा बोला था विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत होगा, तीसरा बोला था उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंधों का सिद्धांत होगा, फिर एक बोला था इसने निरंतरता व्यक्तिकरण का सिद्धांत होगा, निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत होगा, लोकतांत्रिक का सिद्धांत होगा, और एक था आपका कौन सा सिद्धांत था? हाँ, लचीला, वेरी गुड। लचीला का कार्यात्मकता का सिद्धांत था, प्रगतिशील का सिद्धांत था, संसाधन का सिद्धांत था, और मूल्यांकन का सिद्धांत था। वेरी गुड। तो ये टोटल कुल 10 सिद्धांत थे। इसके आपको सिद्धांत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन पर ट्रेकर ने जब सामाजिक समूह कार्य के बारे में, कौशलों के बारे में बात कर रहा था, तो किन किन चीज़ों पर चर्चा किया है कि वर्तमान की वास्तविक चीज़ों को प्रयोग की निपुणता होनी चाहिए। तो देखो, ट्रेकर के कौशल में ऐसी कोई चीज़ें मेंशन किया ही नहीं गया है। पहली बात तो ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये गलत जवाब है आपका। वर्तमान की वास्तविकता का प्रयोग करना, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि व्यावसायिक संबंध स्थापित करना, तो व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है, ये तो होना चाहिए। घनिष्ठ संबंध वगैरह, समूह स्थिति का विश्लेषण करने में निपुण। भाई जब तक विश्लेषण नहीं करोगे तो फिर गोल को अचीव कैसे करोगे? तो होना जरूरी है। समूह के साथ भागीदारी, अगर सक्रिय भागीदारी ही नहीं होगा तो फिर समूह कार्य कैसे होगा? तो यही आपका सही हो जाएगा। 2, 3, 4 ये वास्तविकता का प्रयोग करने में निपुण, मतलब वर्तमान की जो चीज़ें हैं उसको निपुण हो, ऐसी कोई बात नहीं किया था रियल चीज़ों की, वास्तविकता को लेकर, वर्तमान की चीज़ों को लेकर। ठीक है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे सर बोलते हैं ट्रिक के रूप में, लेकिन कभी कभी जब किसी का स्टेटमेंट पूछा जाता है ना, कोई बात पूछी जाती है, किसी के अनुसार पूछा जाता है, तो हमें वो फैक्ट पूछता है। यहाँ पर फैक्ट में क्या बातें, अगर वास्तविकता अगर आता है तो वो गलत हो जाता है। ऐसी कंडीशन पर सबके अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान की वास्तविकता का प्रयोग करने में निपुण नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी मैंने कई बार बताया भी है कि वास्तविकता जब कभी मिले आपको तो ट्रिक लगा दिया करो, लेकिन जब कभी नाम आ जाता है पार्टिकुलर तो उस पर विचार करना आप लोग। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग उस पर विचार करना। अब 2, 3, 4 ऑप्शन में कौन सा है? 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाँ, डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा। रूपम जी बी आ रहा था आपका, गलत आ रहा है ना जितेंद्र जी? कोई बात नहीं, ऑप्शन देख भी नहीं रहे हो लेकिन समझ होगा। नहीं सर, मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं था, मैं तो बोल रही थी कोई पहले बात को नहीं, छोड़ के सारे ऑप्शन सही है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा काम किया। लेकिन आप ऐसा ही करना है, आप सबको देखना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। आपने नाम सुना है शून्य प्राथमिकता निम्नलिखित में से मतलब आपने नाम सुना होगा 0 FIR का नाम सुना है? 0 FIR कितने लोग जानते हो? 0 FIR कोई जानता है? 0 FIR हाँ सर। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, आप सबको पता होगा। इसका जीरो का जो 0 FIR है ना, इसका मतलब होता है इसका मतलब जानते क्या होता है? किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर FIR दर्ज कर सकता है तो वो चीज़ें यहाँ पर डिपेंड होता है तब जब घटनाएं कहीं और घटित हो। घटना कहीं और घटित, अगर मान लीजिए मैं अगर उत्तराखंड चला जाए या मैं चला जाऊँ मध्य प्रदेश, अगर मेरा बाय द वे वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो मुझे वहाँ की पुलिस वहाँ पर करेगी। अच्छा, ये तो कोई स्टेट की बात हुई। मान लीजिए अगर मैं अपने दिल्ली में ही हूँ और मैं लाडोसराय में, अगर मैं किसी और जगह पे हूँ, कहीं और चला जाऊँ, ठीक है, अपनी सिटी में, तो अगर उस क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन आएगा अगर वहाँ मेरा एक्सीडेंट होगा तो वो लोग FIR लिख लेंगे मेरा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होगा कि जो FIR होता है ये दर्ज किया तब जाता है जब कोई घटना या अधिकार के क्षेत्र के बावजूद भी, ठीक है, ये घटना जहाँ पर होती है उसके बाद जब ये प्रक्रिया जांच में आएगी तब उसके पुलिस स्टेशन जो आता है उसका स्टेशन, वहाँ पर उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जब जांच होगी तब वहाँ पर उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब ऐसी प्रतिक्रिया पे अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसी प्रतिक्रिया पे तो आपसे एक चीज़ बताया जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, पहले हम बात करेंगे सेकंड वाले का, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता जो होता है 1973 धारा 154 में भारतीय कानून 1954 के तहत संगीन मामलों के अपराधी में संगीन अपराध के आयोग के संबंध में प्रत्येक जानकारी यदि किसी अधिकारी के प्रभावी को मौखिक रूप से दी जाती है तो वो बेसिकली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 होती है। ठीक है, यह आपका सही होगा। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक दर्ज FIR आ रहा होगा कि करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो प्रश्न मैंने अभी आपसे बोल भी रहा था, अभी पढ़ाया भी, वही बताया भी आप लोगों से, वही चीज़ें, ऐसा नहीं होगा। वो कहीं पर भी होगा तो वो कर सकता है, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के बारे में,
तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? देखो अगर थर्ड समझ में आ गया कि समझा दूं दोबारा से? तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा। अच्छा नहीं समझ सर में वो कह आया। रहा है अब प्राथमिक सुनो, दर्ज करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी कि कहीं भी कर सकते हैं हम। अब मेरी बात सुनिए, प्राथमिक दर्ज करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, तो ये शून्य प्राथमिकता थोड़ी ना है, वो शून्य प्राथमिकता, ये तो गलत है। ये यदि कोई पुलिस अधिकारी प्राथमिक दर्ज यानी एफआईआर करने को इनकार करता है तो क्यों, मामला उसमें क्या होती है, उसमें जांच होती है, क्यों कर रहा है भाई ऐसा इनकार? उस क्षेत्र की, जो उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर आ रहा है तो ऐसे में अपराध के संबंधित होता है, परंतु ये कर क्यों रहा है जिसमें मादी तो प्रकृति है, जिसमें उसको क्या भाई उसके साथ ये घटना घटित हुई, तो उसको लिख लेना चाहिए वहाँ पे एफआईआर। तो संगीन अपराध ऐसी कंडीशन पे बेसिकली जो माना जाएगा ये आपका गलत माना जाएगा। ऐसी स्थिति में लागू दर्ज करने से इनकार वैध या मान न्याय संगत होता है, वैलिड और न्याय संगत होता है ऐसी कंडीशन, लेकिन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, शून्य प्राथमिकता के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर करने से इनकार करता है क्योंकि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ऐसे अपराध से संबंधित जो प्रकृति है, मतलब प्रकृति मतलब नेचर, वो चीज़ें जहां पर मैं गैर उसकी कानूनी क्षमता से बाहर है, और ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करने से इनकार जो होगा वो वैध और न्याय संगत होगा। अब समझ में आया कि एक बार और बोलो, बताइए मेरी बात समझ में आ रही है? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इसको, हाँ नहीं समझ नहीं में सर मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन कह रहा है कि हाँ, 0 एफआईआर हम कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, कोई क्षेत्र अधिकार हाँ, इसके लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। मैं आप सभी से बोलूंगा, आप मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मेरी सभी लोग आप मेरी बातों को एक बार ध्यान से सुनिए और समझिए मैं बोल क्या रहा हूँ और बात क्या है। बात ये है, मैं बोल रहा हूँ आप सबसे कि कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस है, कोई एफआईआर नहीं लिखता, वो मना कर दे रहा है, वो क्या कर रहा है सीधा सीधा वो उसके मना कर, अब मना क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि उसके क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए मना कर रहा है। ये बात यही है, यहाँ पर पॉइंट तो यही है भाई, प्राथमिक दर्ज करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, बात तो यही है ना, बात तो यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। तो जब वो मना कर रहा है, नहीं लिखेगा, तो ऐसी कंडीशन पे अपराध से संबंधित जो चीज़ें होती है वो प्रकृति में गैर उसकी कानूनी की क्षमता, मतलब एक प्रकार से वो उसकी गैर मतलब गैर कानूनी क्षमता से बाहर है, और ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार है आना चाहिए ना सर, होता है, ऐसी बात नहीं। अगर उसको बात थोड़ी ना है, आप मुझे थोड़ी ना कहोगे कि भाई सर आप 12 बजे क्लास कल लेना ही लेना है, राष्ट्र आपने नाम सुना होगा, मैं थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे मजबूर करेंगे या किसी के मैं आपके बात दूँ कि मैं आपकी हर एक बातों का वो करूँ। यहाँ मेरी बात को समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। मैं कह रहा हूँ कि कानूनी क्षमता से बाहर है, ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करने से इनकार बाध्य और न्याय संगत हो सकता है, होगा भी। अगर नहीं भी करता है तो वो कोई दिक्कत नहीं भाई, तू चले जा किसी और के यहाँ करवा ले भाई, अपने अपने का। अच्छा क्या ऐसा नहीं आपने कुछ सुना होगा, मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप सभी लोग? आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा कि एफआईआर जब लिखा जाता है तो कभी कभी क्या होता है कंडीशन में, नहीं भाई जो तुम्हारा थाना वगैरह होता है जिस एरिया में आता है वहाँ पे जाओ। अभी मैंने बताऊँ आपको, मेरे साथ हाल ही में ये घटना घटित हुई किसी मेरे मित्र के साथ। तो वो घटना जो हुई थी पीरागढ़ी में हुई थी, दिल्ली की पीरागढ़ी एक क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था। और जब घटना वहाँ पे हुई तो हम जब गए तो अपने क्षेत्र वाले जब हॉस्पिटल में लेके गए तो वो बोल रहा कि भाई जाके तुम पहले एफआईआर करवाओ। तो हमने जब एफआईआर करवाने गए तो हमने कहा भाई कहाँ गए? अपने थाने में गए जहाँ हमारा लगता है थाना, वहाँ गए। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि भैया जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, फिर हम वहाँ पे गए। और अगर वो तो हमें वो बोला जो हमारा थाना वाला था, जब जांच की प्रक्रिया हुई तब यहाँ पे ऐसी कंडीशन हुआ, तब हमारा वो ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे अपने क्षेत्र में। नहीं तो पहले पीरागढ़ी, अब पीरागढ़ी वाला ना लिखता तो फिर बताओ मुझे क्या करना, फिर तो हमारे ही क्षेत्र वाले को लिखना पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसी तो प्राथमिक दर्ज करने के लिए कोई क्षेत्रवाद नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है। हाँ भैया, अगर आप जो बात कर रहे हैं ना वो एफआईआर की बात कर रहे हैं, एफआईआर में वो मना कर सकते हैं, लेकिन 0 एफआईआर में मना नहीं कर सकते हैं वो। अच्छा 0 एफआईआर मना नहीं कर सकते हैं, ऐसा। चलो ठीक है, अभी और क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, और भी हम थोड़ा सा देखते हैं और क्लियर होगा।
तो आगे हम बात करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। दंड, अच्छा ये दोबारा रिपीट हुआ क्या? नहीं, अच्छा ये दंड प्रक्रिया संहिता है और ये भारतीय संहिता है, ठीक है। तो भारतीय संहिता की धारा अगर हम 154 की बात करते हैं, कोई बताना चाहेगा ये क्या होता है? भारतीय जो इंडियन पेनल कोड है, जो हम जानते हैं भली भांति तरीके से, जब कोई भी मान लीजिए गैर कानूनी एक प्रकार से विधानसभा या दंगा होता है, या उस भूमिका में अगर मालिक या कब्जाधारी जिस पर गैर कानूनी या विधानसभा आयोजित की जाती है, ठीक है, या ऐसी भूमि पर रुचि रखता हो या ऐसा दावा करता हो या व्यक्ति, ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए बेसिकली दंडनीय होना या गैर संगेन अपराध या गैर यौगिक अपराध के अंतर्गत जो है 154 की धारा आएगी। तो दूसरे ज़मीन वगैरह के पर आप कब्जाधारी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो गैर कानूनी वगैरह के बारे में बात कर, तो ये इंडियन पेनल कोड होता है 154 नंबर का, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे 154 जो है आपका यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ ही सही होगा। बाकी अगर आप लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन पर तो आप मुझे बता दीजिए भाई, कितने लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन को। फिर कल जो है आप लोगों को निधि ही बताएंगे इसके बारे में, है ना। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो बताइए। क्योंकि ना सर FIR और 0 FIR में डिफरेंस होते हैं।